हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब और सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुरविंदर, देन वी हैव नीलेश राठौड़, अनिरुद्ध, अर्चना, विनोद, अंजलि, गीतांजलि, सिद्धांत, विवेक। जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं सब लोगों को नमस्कार। एंड यस, अब मुझे फटाफट से दो चीज कंफर्म करेंगे, पहली आवाज और दूसरी स्लाइड। इज इट ओके? क्या मेरी आवाज, यानी कि हम लोग अभी ध्वनि चैप्टर भी पढ़ेंगे, तो क्या मेरी आवाज और बैकग्राउंड क्या दोनों चीज क्लियर है? अगर क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हेलो गुड़िया, साक्षी, पिंकू, अमरीन, विनीत, नेहा, ओनली एक्शन, राइट, ऑल कूल, ठीक है। तो सर हम लोग ना पिछली क्लास में एक चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि मैंने बोला था कि ना मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊं, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ा रहा हूं। सो बेसिकली ग्रेविटेशन वाले पार्ट में आज मैं इसका एक्स्ट्रा पार्ट लेने वाला हूं, यानी दूसरा लेक्चर लूंगा। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन मुझे छोटा सा पूछना है, और वो क्या है? टॉपिक नेम अमन अपडेट कर दिया है, वहां पे ना वो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज दिखा रहा था, राइट? सो वो एक्चुअली इसलिए दिखा रहा है एक्स्ट्रा ना, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा लेक्चर ले रखे हैं, जिससे सारी चीजें क्लियर कर लें। और जितने लोगों को आवाज नहीं आ रही है, बाकी लोग जो यहाँ पे कनेक्टेड है, एक बार प्लीज टाइप कर दो, काइंडली रिफ्रेश, जिससे जिन बच्चों के पास आवाज नहीं आ रही है ना, उनके पास आवाज पहुंच जाएगी। ठीक है गाइस, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो था गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर। इसमें मैंने क्या क्या डिस्कस किया था उसके छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रेविटेशन, यानी जो गुरुत्वाकर्षण है गाइस, ये कहां पर लगता है? तो आप लोग आंसर देना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, थैंक यू स्टूडेंट्स, सभी लोग। अच्छा, मैं अपने एंड से वॉल्यूम इंक्रीज कर लूं? ठीक है, मैं एक बार टीम से कह देता हूं, टीम वॉल्यूम इंक्रीज कर देगी। तब तक आप लोग, ठीक है, मैंने वैसे टीम को रिंग कर दिया, वो टीम आएंगी तो आवाज बढ़ा देंगी। अब मेरा जो क्वेश्चन है उस पर आ जाओ, अब आप लोगों से बातचीत बाद में करेंगे। सो गाइस, अगर आपसे कोई कहता है कि गुरुत्वाकर्षण कहीं पर लग रहा है और पूछे कि किस में लगता है, तो आप क्या कहेंगे? आवाज बढ़ा देना सर। तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे सर यहाँ पर हो सकता है वो धरती पर गुरुत्वाकर्षण लग रहा हो, कोई कहेगा सर यहाँ पे चंदा मामा पे लग रहा है, कोई कहेगा कि गुरुत्वाकर्षण जो लग रहा है वो आपका सूरज चाचा पे लग रहा है। कुल मिला के हम लोगों को लगता है कि सर केवल प्लैनेट्स पे यानी ग्रहों पे ही गुरुत्वाकर्षण लगता है। लेकिन पिछली क्लास में आपको उदाहरण दिया था, चाहे मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एग्जांपल ले लूं या फिर उनसे मार्कर का या पानी की बोतल का एग्जांपल ले लूं, कुल मिला के जिसके पास द्रव्यमान है अपना, यानी मास है, उसके ऊपर ये बल लगेगा, जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कह रहे हैं। लेकिन लगेगा कितना, ये भी तो क्वेश्चन था। तो सर पिछली क्लास में हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया था उसी एग्जांपल पे चलते हैं। एक मैंने मान ली पानी की बोतल जिसका द्रव्यमान है m1, और दूसरा कोई और वस्तु जिसका द्रव्यमान था m2। और इन दोनों की, अच्छा आवाज अब ठीक है ना? दैट मीन्स कि अब से दोनों का अपना मास है और इनके बीच की अगर दूरी r है, तो फोर्स कितना लगता था सर? किसी भी दो पिंडों के बीच में गुरुत्वाकर्षण लग जाएगा, है ना अमन? और कितना लगेगा? फोर्स लगता है यहां पर g, जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसकी वैल्यू होती थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। याद आया? और यूनिट पे जाए तो न्यूटन, फोर्स की वजह से, राइट? एक सेकेंड, पहले मैं पूरा फॉर्मूला लिख दूं। हाँ, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू थी जी की। सो गुरुदेव, यहां से हम लोगों को चैप्टर की शुरुआत मिल गई थी और हम लोगों ने इसके बारे में समझा भी था, स्मॉल जी क्या है, कैपिटल जी क्या है, ये सब चीजें हमने देख रखी थी। अच्छा, कमेंट्स प्राइवेट कर दूं? ठीक है पिंकू, सो जस्ट अ सेकंड, ठीक है, मैं कमेंट्स ऑफ कर रहा हूं, फिर आप लोगों से बातचीत करता हूं। तो ये चीज तो हमारी पिछली क्लास का हो गया डिस्कस। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। यहां पर m1 m2 आर स्क्वायर, ये सब कुछ हमको क्लियर था। हम लोग जो लास्ट क्लास में डिस्कशन कर रहे थे, एक चीज था मास, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में द्रव्यमान, और दूसरी चीज थी सर वेट, जिसको हम लोग कह रहे थे भार। अब गाइस, यहां पर बस मुझे ये बताइएगा, हमारा ऐसी कौन सी इसमें से चीज है जो कहीं भी जाके परिवर्तित नहीं होगी? चाहे धरती आसमान बन जाए, आसमान धरती बन जाए, जो सब जगह सेम रहेगा, यानी सर वो स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एंड व्हाट इज दैट? दैट इज मास। यानी मास जो है ये सब जगह सेम रहता है, जबकि वेट है कहीं बढ़ता है कहीं घट जाता है। कैसे बढ़ता है घटता है? तो वेट के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। भार कैसे निकालते हैं? सो भार निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है W बराबर m इंटू जी। यही था पिछली क्लास का, जहां पर हम लोग इतना जानते हैं, आप लोगों ने अभी बोला गुड़िया, ऋतु, गौरव, किशोर, संजू, हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या शीलू भाई, कि जो m है हमारा मास, ये तो भाई साहब बदलेगा नहीं। अब जैसे मैं अपनी बात कर लेता हूं, सब मेरे अंदर जो पदार्थ है वो तो उतना ही रहने वाला है। जो इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स हैं, सर द अमाउंट ऑफ मैटर विच इज कंटेन इन माय बॉडी दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम, उसमें तो कोई परिवर्तन हो नहीं जाएगा। भाई साहब मेरे शरीर में अगर 206 हड्डी है तो 206 रहने वाली हैं, जितना मास है वो मास तो उतना ही रहेगा। हाँ, अब हुआ क्या
मैंने बोला कि यार गाइस आप लोगों का सिलेक्शन हो गया, चलो एक काम करते हैं एंटार्क्टिका चलते हैं। आपने बोला चलो चलते हैं एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका गए, पता लगा हम लोग पोल्स पे पहुंच गए। पोल्स पे पहुंच गए, वहां पे जी की वैल्यू सबसे ज्यादा थी। और वहां पे वजन मेजर किया तो भाई साहब मेरा वजन ज्यादा निकल आया। अब आप लोगों ने बोला सर आप तो मुटकू मुटकू होते जा रहे हो, थोड़ा सा कम खाया करो। मैंने कहा भाई मेरी गलती नहीं है, गलती किसकी है? जी की वैल्यू। क्योंकि जो जी की वैल्यू होती है सर वो पोल्स पे मैक्सिमम हो जाती है और भूमध्य रेखा की तरफ यानी इक्वेटर की तरफ आता हूं तो वो कम हो जाती है। पिछली क्लास का डिस्कस्ड है। और यहीं पे अगर हम लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है, मान लो कि एलॉन मस्क ने अच्छा खासा कुछ स्पेस एक्स वाला प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है कि आप लोग अब चल के चंदा मामा भी घूम सकते हैं। हम सब लोग चंदा मामा घूमने गए और चंदा मामा घूमने गए तो मेरा जो वजन था 60 किलो का वो वहां पे 10 किलो का पता लग रहा है। क्यों? क्योंकि सर मेरा मास तो उतने का उतना ही था, लेकिन मेरी जो जी की वैल्यू है, सॉरी जिस लोकेशन पे मैं हूं वहां की जो जी की वैल्यू है वो परिवर्तित होती रहती है। जैसे कि अर्थ के लिए जी की वैल्यू कितनी थी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चंदा मामा के लिए कितनी हो जाएगी? 9.8 डिवाइड बाई 6। कल ही हमने डिस्कस किया था। अब सर ये चीज मुझे आपको समझानी थी जिससे मैं एक न्यूमेरिकल करवा सकूं। तो अब सर केशव अभी बताते हैं कब चल रहे हैं। तो आप लोगों के लिए एक प्रश्न है मेरे पास जिससे फिर मैं इस चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ पे यस, सो वेट ऑन द मून। हाँ, तो सर ये वेट ऑन द लिफ्ट वाला हमने देख लिया था। तो ये वाला पॉइंट था क्या कि चंदा मामा पे हमारा वजन कितना होगा। तो देखिए चांद पर जब मैं वजन निकालूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला तो यही है। वेट कैसे निकालता हूं? एम इंटू जी। लेकिन चंद्रमा के पास जो जहां पे जो जी की वैल्यू होती है वहां पे जो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगता है वो धरती के 1/6 होता है। यानी कि जब हम लोग मून की बात करते हैं तो मून की पे जो जी की वैल्यू है वो G/6 होती है। दैट मीन्स कि जो मून पे वेट निकालोगे वो कैसे निकलेगा? W बराबर M इंटू G/6, राइट। अब यहां पे आ जाते हैं। सो अंशुमन बेटा मास क्या हो गया? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर दैट इज कंटेन इन अ बॉडी, राइट। और उसी मास में अगर आप जी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपका वेट निकलता है। इसलिए कहा जाता है कि मास तो आपका सेम ही है क्योंकि अमाउंट ऑफ मैटर जो हमारी बॉडी में रहेगा वो तो अंशुमन सेम ही रहेगा। लेकिन वेट क्योंकि जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो दैट मीन्स कि वेट आपका चेंज होता रहेगा, मास आपका वैसे का वैसे ही रहेगा। तो मास हमारे अंदर जो सब्सटेंसेस है, तो अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन बॉडी इज अ मास। चलिए अब इसका आंसर दीजिएगा, सोच समझ के आंसर देना सब लोग। सो कृपल कह रहे हैं कि सर 10 न्यूटन आंसर होगा। ओके, अमन बाबा हमारे सी के साथ जा रहे हैं, 100 न्यूटन होगा। मधुमिता डी के साथ हैं, ऋतु डी के साथ हैं। तो पहले तो मैं बता दूं जितने भी लोग यहाँ पे सर डी के साथ जा रहे हैं ये आंसर गलत नहीं, ये आंसर घनघोर गलत है। तो जितने भी लोग डी वाले हैं ना गाइस, आप में से मैक्सिमम लोग डी के साथ जा रहे हो 10 न्यूटन के साथ। डी यानी कि 10 न्यूटन घनघोर गलत आंसर है। अब ये बताना बहुत जरूरी है, जानबूझ के क्वेश्चन रखा है। देखो हम लोग ऐसे जो एएलपी वाले हैं ना, एएलपी वालों के लिए बता दूं वैसे वहां सवाल पूछता सीधे पूछता 1/6 कर दो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अपनी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सीजीएल का एग्जामिनेशन देंगे, कुछ लोग एसएससी जेई वाले, आरआरबी जेई वाले। तो उन कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा सा मैं डिटेल में चलता हूं। अब सुनिए ध्यान से सभी लोग, बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं है, बेसिक सा क्वेश्चन है। सर देखो मास जो है वो तो सेम ही है बेटा। विनीत कुमार अभिषेक जितने भी कैंडिडेट जो आज पहली बार जुड़े हैं ना उनको बता दूं बेटा, कमेंट मेरे पास सबके आते हैं। सो आप ये टेंशन मत लो कि मेरे कमेंट्स आ रहे हैं कि नहीं, बेटा सबके कमेंट्स आ रहे हैं। आपको मेरी क्लास दिख रही है ना, मतलब आपके कमेंट्स आ रहे हैं। अब ध्यान सुनो, देखिए सर डी ट्रिपल एस बी, एमटीएस, सीजीएल, आरपीएफ, एएलपी, एसएससी जेई, आरआरबी जेई। अब सर जितने भी कैंडिडेट हैं ध्यानपूर्वक सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जब मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास 60 किलो है, क्या कह रखा है? मास दे रखा है 60 किलो का। अभी मुझे पता है 2 मिनट भी पूरे नहीं हुए, मुझे इतना बताओ सर अगर चंद्रमा पे मास 60 किलो है तो सर धरती पे मास कितना होगा? धरती पे भी 60 किलो ही होगा। अगर मैं सर मंगल ग्रह पे चला जाऊं, मार्स पे चला जाऊं तो भी 60 किलो ही रहेगा। कुल मिला के चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी का मतलब कुछ भी, सर मेरा मास कभी नहीं बदलता। अभी अंशुमन ने ये डाउट पूछा था, राइट। दैट मींस कि मेरा जो मास है दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम। तो अगर आप कह रहे हैं कि भाई साहब मास यहां पे जो दे रखा है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलो है तो चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा? तो यहां पे से चंद्रमा पर उसने भार पूछा है, द्रव्यमान नहीं पूछा। गाइस ध्यान सुनना, हमसे ये बोला गया कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास 60 केजी है। मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो मेरा मास 60 केजी है, तो मेरा चंद्रमा पे वजन कितना होगा? इन दोनों में डिफरेंस है। मेरा मास 60 केजी है बट यहां पर वेट पूछा है। तो आप लोग जो सीधे सीधे बोल दिए थे ना 1/10 करके 10, तो 10 तो आंसर नहीं होगा। ये बात सबको समझ में आई? मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। तो जितने भी बच्चे हैं सर, चाहे वो 10वीं पास, 12वीं पास, बीटेक वाले, कोई भी हो, मुझे यहां तक बताओ, यहां पे सबको समझ में आई वाली बात कि मास कभी भी नहीं बदलता चाहे कुछ भी हो जाए।
यहां तक सबको क्लियर है? अब सर यहां पे देखिए भाई शिवांगी, मैंने नहीं बोला ये वाली चीज, मैंने ये बोला था कि जी की वैल्यू 6 से डिवाइड होगी, मैंने ये नहीं बोला कि मास डिवाइड हो जाएगा। मास तो आपका कभी नहीं बदलेगा बेटा, सब लोग याद कर लो इस चीज को, दिमाग में सेट कर लो, मास हमेशा सेम रहेगा। अब जो मास है धरती पर दे रखा है, यानी द्रव्यमान जो धरती पर दे रखा है, मैं लिख देता हूं मास ऑन अर्थ, धरती पर द्रव्यमान कितना दे रखा है 60 किलो का। अभी अंशुमन का डाउट था और बाकी बच्चों का भी होगा, यहां पे प्रीति अब बस ध्यान सुनते जाना, धरती पे मास है 60 किलो का, ठीक है बेटा, यहाँ पे वजन कितना होगा, भार कितना होगा, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। बहुत सारे बच्चे ना जो 10वीं में मस्ती काट के हुए आए हैं, उन सबके लिए स्पेशल क्लास है, ध्यान सुनो। सो वेट कितना निकलेगा, तो अगर मैं वेट की बात करूंगा तो वेट कैसे निकालते हैं अभी हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, ये हमने पिछली क्लास से पढ़ा था। सर वेट निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी, एम इंटू जी, एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी। तो सर जो धरती पर मेरा वेट होगा यानी वेट ऑन अर्थ, वो कितना निकलेगा, वेट ऑन अर्थ निकलेगा, मास कितना है 60 किलोग्राम। और धरती पे जी की वैल्यू कितनी होती है सर, वैसे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, पर बच्चा मेरे यहां पर जो जी की वैल्यू है धरती के लिए जो मान के चलते हैं वो सर 9.8 मान के चलते हैं, लेकिन कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम लोग उसे 10 कर लेते हैं, है ना। सो अब यहां पे सर ये कितना हो गया, 10 हो गया। अब जब मैं यहां पर कह रहा हूं कि 60 में से 10 का गुणन करोगे तो क्या निकलेगा, तो अब सर ये यहां पर सीधी सीधी बात है, ये बन गया 600, लेकिन 600 क्या ये केजी है, नहीं। आप लोग जो आज पहली बार जुड़े हैं उनको बता दूं जरा, बेटा मास की यूनिट है किलोग्राम, जी की यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यानी केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर का अगर मैं गुणन करूंगा तो क्या बनेगा सर, ये बनेगा 600 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जितने लोग मुझसे पहली बार क्लास में जो पहली से क्लास में जुड़े हुए हैं, हमने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था यूनिट एंड डायमेंशन। जो बच्चे बाद में जुड़े प्लीज स्टार्टिंग से सारी क्लासेस देख लेना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजें लिंक करेंगे, वरना बहुत सारी चीजें ना टिपिकल लगने लगेंगी। अब यहाँ पे जितने लोगों को क्लिक नहीं कर रहा है प्लीज पुरानी क्लासेस जरूर देख लेना, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। अब देखो ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बताओ किसके बराबर होता है सर, पहला चैप्टर न्यूटन के बराबर, राइट। सो दैट मींस कि जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है किसके बराबर हो गया, न्यूटन। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा 600 न्यूटन। अब क्या मेरा 600 न्यूटन आंसर होगा, नहीं सर 600 न्यूटन नहीं होगा, क्योंकि ये जो वजन निकला है कहां पे निकला है, धरती पे निकला है, राइट। अब देखो मुझसे कहां पूछा था, चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा। अब चंद्रमा पे अगर वेट निकालना है, वेट ऑन मून, तो कैसे निकलेंगे, फॉर्मूला तो वही है एम इंटू जी, लेकिन चंद्रमा पे धरती की जो जी की वैल्यू है उसका कितना होता है बटे 6, यानी कि यहां पे आप क्या कर दो बटे 6 कर दो, राइट। सो अब यहां पर जरा देख लेते हैं कितना आंसर होना चाहिए। तो यहां पे सर m इंटू जी का आंसर कितना आया था 600, तो 600 बट्टे 6 कितना हो गया 100 न्यूटन। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे 100 न्यूटन वाले थे वो एक एक बच्चा सही है। और जितने लोगों ने 10वीं में मस्ती करी थी बस जैसे तैसे सर रात को एक बार पढ़ा और अगले दिन सर पास हो गए, तो यहाँ पे पास क्या, अब तो आजकल बोर्ड में 80% भी जिनके आ जाते हैं तो उन भरोसा नहीं है कि लॉजिक से उन्हें क्लियर है कि नहीं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो गाइज प्लीज इस चीज को याद रखना। अब पेपर में हाँ बिल्कुल किशोर, जितने लोगों का 100 न्यूटन आंसर था वो सबके सब सही थे। अब सुनिए कोई बात नहीं, बादल इट्स ओके। तो पेपर में इतनी लंबी कहानी नहीं लिख के आनी है, पेपर में कोई भी इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं करके आएगा। यहां पर पेपर के लिए मैं बता दूं क्या करना है, ये मैंने भी लॉजिक समझाया। पेपर के लिए सीधे क्या करोगे, आइए सर, क्योंकि जब पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हर क्वेश्चन के लिए हम लोग इतनी लंबी लंबी स्टेप्स करेंगे, राइट। सो पेपर में क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक है सर। हमसे क्या पूछा है, हमसे यहां पर सीधे पूछा है कि वेट निकालिए, तो वेट निकालते हैं। वेट ऑन मून कैसे निकलता है सर, m इंटू जी बाई 6, यही तो है, बस सिंपल सा फंडा, बिल्कुल इंटरप्रेट भी। सो दैट मींस कि मास मुझे कितना दे रखा है, मास है 60 की 10 बटे 6, बस हो गया आंसर। दैट मींस बिल्कुल अंकित, दैट्स राइट। सो 6 10 60, सीधे आंसर आ गया मेरा 600 न्यूटन। सो बेसिकली पेपर में आपको ये लॉजिक लगाना है। ये मैंने क्यों लगाया, जिससे मैं आपको इस सबको समझा सकूं कि सर ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहां से आया, ये आपका न्यूटन कहां से आया, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए सो अब यहां तक क्लियर है। अगर वो बोलेगा गुनगुन के 9.8 लो तो 9.8 से सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। सो पेपर में जो आपको तरीका लगाना है वो एग्जाम में आपको ये तरीका लगाना है, दैट्स इट, सॉर्टेड मामला, राइट गाइस। सो स्टेप बाय स्टेप चलना बहुत जरूरी था, जिससे हम लोगों को क्लियर हुआ। सो क्या लिखा है 100 न्यूटन, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर 100 न्यूटन, 100 न्यूटन ही तो है बेटा, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो 100 न्यूटन ही होगा। चलिए सो सबको सॉर्टेड है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
तो गुरुदेव ये वाला सवाल हमारा हो गया है और हमारा उत्तर भी आ चुका है 100 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब सर आ जाते हैं उपग्रह पे। ये उपग्रह क्या है भाई साहब? ये सैटेलाइट क्या होता है? नन्ही ऊपर, ओहो भाई यहां पर ना मुझे लग रहा है, अच्छा सच से बताओ 10वीं में कितने लोगों ने मस्ती करी हो, एक रात पहले पढ़ के पास हुए? सच से सच बताना। मैं एक बार ना यहाँ पे वापस आ जाता हूँ। बेटा यहाँ पे जो सॉल्यूशन में लिखा है ना, वो 600 जो आंसर आया बेटा, वो धरती माता पे आया है। ये चंदा मामा पे 600 न्यूटन नहीं आया है। चंदा मामा पे आंसर लाने के लिए हमने क्या किया, ये जो पूरी वैल्यू थी उसमें 6 से डिवाइड किया, तब जाके हमारा 100 न्यूटन आया। तो यहाँ पर भी जो लंबा वाला सॉल्यूशन था ना, लंबे वाले सॉल्यूशन में बेटा 100 न्यूटन ही आंसर था। ठीक है, चलिए सो एक क्वेश्चन और करा दें। ठीक है, तो एक काम करते हैं सभी लोग, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब मैं आपको चलो एक जगह कंफ्यूज और कर देता हूँ, यहीं पे कर देता हूँ क्वेश्चन है मास, जो हिंदी वाले हैं सर, द्रव्यमान दे रखा है किसी भी वस्तु का, ध्यान सुनना क्वेश्चन अब, जैसे आपके लॉजिक्स क्लियर हो जाए। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान धरती पर यानी अर्थ पर 60 न्यूटन है। ठीक है, 60 किलोग्राम है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पर 60 केजी है। ठीक है, अब आपको बता रहे हैं कि सर उसी ऑब्जेक्ट का मास मून पर कितना होगा अगर जी की वैल्यू आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके चल रहे हैं। तो प्लीज ध्यान से इसका आंसर देना, जैसे लॉजिक क्लियर हो जाए। ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन है, हाँ वो मुझे लग ही रहा है 10वीं के अगर नहीं भी पढ़ा है ना, तो वहां पे 70-80%, इवन ना 88% तक भी आते हैं। 10th वाला केस अलग ही है। खैर, मेरा क्वेश्चन ध्यान सुनना। सर अर्थ पर जो मास है वो 60 केजी का है। ठीक है, आप मुझे बताइएगा मास मून पर कितना होगा अगर इसकी वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो गजब। तो मैक्सिमम लोग जो 60 के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग अच्छे से जानते हैं क्या कि सर जो मास है ना, ये चंदा मामा पे हो जाए चाहे सूरज चाचा पे हो जाए, हमेशा सेम ही रहेगा। यानी इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, इसकी वैल्यू भी 60 केजी ही होगी, नो डाउट। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं। अगला क्वेश्चन है, सब वेट है अर्थ पर यानी धरती पर जो भार है वो सर है 60 न्यूटन। अब मुझे बताइएगा, ये एएलपी वालों के लिए फेवरेट क्वेश्चन है। सो वेट यहां पर मुझे बताइएगा कि मून पर कितना होगा, फटाफट से आंसर। सो यहां पे आंसर क्या होगा, 10। बहुत बढ़िया, तीनों टाइप के मैंने क्वेश्चन करा दिए, इससे कंफ्यूजन ना हो। अब वेट सर यहाँ पे 60 न्यूटन है, चंद्रमा पे कैसे निकालूंगा वेट? तो मुझे पता है सर वेट निकलता है m इंटू जी बाई 6, क्योंकि चंद्रमा पे जो जी की वैल्यू है वो से कितनी होती है, 1/6 हो जाती है। तो अगर धरती पे इसका वजन 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पे इसका वजन कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। परफेक्ट। सो डेट मींस अब सारे लॉजिक्स क्लियर है। 3 तरह से सवाल बनते हैं और तीनों तरह से आपके सामने है। अब चाहे एमटीएस का पेपर हो जाए, चाहे सीएचएस का हो जाए, चाहे सीजीएल का हो जाए, चाहे एएलपी का हो जाए, अब आप सारे सवाल कर लेंगे। अब मैं अगले टॉपिक पे चलता हूं क्योंकि ऑलरेडी 20 मिनट हो चुके हैं सर। सो नेक्स्ट, अब हम लोग बात कर लेते हैं, हमें जैसी कोई अपडेट आएगा मैं बता दूंगा। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इजी, बस जहां लॉजिक लगता था वो पहले वाले में था। अब आते हैं सैटेलाइट पर यानी कि उपग्रह पर। ये उपग्रह क्या होते हैं गाइस? सर सैटेलाइट ये वो हेवनली बॉडीज होती हैं जो किसी प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। यानी कि सर अगर मैं किसी भी ग्रह की बात करूं तो ग्रह के आसपास, ग्रह के चारों ओर चक्र लगाने वाले जो सर हेवनली बॉडीज हैं, आकाशीय पिंड हैं, इनको हम लोग उपग्रह यहाँ पे सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। लेकिन सैटेलाइट्स क्या सर सारी सारी नेचुरल हैं? क्या ये सर हमारे द्वारा नहीं बनाई जा सकती? तो याद रखिएगा, अगर जैसे मैं पृथ्वी का एग्जांपल ले लूं, धरती भी तो क्या है, ग्रह ही है। अर्थ इज व्हाट, अर्थ इज अ प्लेनेट। सो एनी हेवनली बॉडी व्हिच इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट, यानी कोई भी सर आकाशीय पिंड जो धरती के आसपास चक्र लगा रहा है, तो उसको भी मैं सैटेलाइट कहूंगा, उसको भी उपग्रह कहूंगा। तो जो सैटेलाइट्स होती है, यानी जो उपग्रह होते हैं बेटू, ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से? तो एक तो होते हैं सर नेचुरल और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम। अब आप कहेंगे सर एक सेकेंड, जैसे चंदा मामा का एग्जांपल लें तो वो हमने तो बनाया नहीं है। तो अगर मैं चंद्रमा की बात करूंगा तो चंद्रमा किस में आ जाएगा? चंद्रमा आएगा नेचुरल सैटेलाइट्स में। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका नेचुरल सैटेलाइट है, राइट, जो कि हमने नहीं बनाया। लेकिन
इसी में अगर मैं आर्टिफिशियल में चला जाऊं, कृत्रिम रूप से, ये हमारे द्वारा निर्मित है। अब हमारे यहाँ जो बनाए गए हैं इनमें जरा समझते हैं। अब हमारे यहाँ जैसे कि अभी यहाँ पे किशोर ने एग्जाम्पल लिया आर्यभट्ट, हमारे देश का, है ना। तो यहाँ पर अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ। यस, सो अंशुमन, यहाँ पे 2 आपके सैटेलाइट्स होंगे। कौन कौन से? एक होते हैं सर पोलर, यानी ध्रुवीय, पोलर सैटेलाइट्स, ध्रुवीय उपग्रह, और दूसरा जियोसिंक्रोनस, जियोसिंक्रोनस या भूस्थैतिक। अब आप कहेंगे सर इन दोनों में अंतर क्या है फिर? जैसे अगर मैंने पोलर की बात कर ली, दूसरा जियोसिंक्रोनस कह दिया, तो कोई तो अंतर होता होगा। तो आइए सर अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं। तो गाइस क्या बोला मैंने कि सैटेलाइट आपकी वो आर्टिफिशियल भी हो सकती है, वो नेचुरल भी हो सकती है। तो जो आर्टिफिशियल है वो बेसिकली 2 टाइप की है, जहां पे आपकी जियो स्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट्स होती हैं। तो सबसे पहले आते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स पर। ये कौन सी होती हैं? सो एक एग्जांपल लेते हैं। सर इस बॉटल पे कुछ लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, राइट? कुछ लिखा है, वेदिका करके लिखा है। अब सर यहां पे सामने मैं लेता हूं एक रिमोट, ठीक है। अब 2 चीजें जो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, आप देख पा रहे हैं वेदिका इधर लिखा हुआ है, रिमोट का ये वाला जो पार्ट है ना जिसमें बटन्स हैं, वो इसको ऐसे फेस कर रहा है, देखना एक दूसरे के ऐसे सामने है, राइट। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल दिमाग इधर उधर मत लगाना, पेपर कब होगा, पीडीएफ कहाँ मिलती है, सब लोग लास्ट के 5 मिनट्स में डिस्कशन करेंगे। अभी बस फोकस करो इस वाले पार्ट पर। कौन से एग्जाम में पूछता है, कौन से में नहीं पूछता, सब कुछ भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, बस ध्यान से सुन लो। अब देखिए, बॉटल का जो वेदिका वाला पार्ट लिखा था वो इसको फेस कर रहा है, राइट। अब मैं आप लोगों से कहता हूं, ये ना सैटेलाइट्स हैं, एक जगह तो होंगी नहीं, ये घूम भी रही होंगी। अब ये सर पूरी की पूरी सैटेलाइट से घूमी। अब पूरे टाइम पे जब ये घूम रही थी, इस टाइम पे देखना सर, घूम ये भी रहा है, घूम ये भी रहा है। तो ये देखो, मैं एक एक करके घुमाता हूं, ये देखो ये घूम रहा है। इसी प्रकार से जो बॉटल थी ये भी मैंने ऐसे घुमाई। दैट मीन्स कि अगर मान लो कि सर इनका अगर टाइम ड्यूरेशन सेम है, तो आपको सर समझ में आएगा कि हर टाइम पर ये एक दोनों एक दूसरे को फेस कर रही हैं। हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का लॉजिक पिछली क्लास में 2 क्लास पहले हम लोग पढ़ चुके थे। बेसिकली होगा क्या, जब ये ऐसे मूव कर रही होंगी सर, चल दोनों ही रही हैं, दोनों की दोनों सर गति कर रही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है इसके रिस्पेक्ट में ये रुकी हुई है और इसके रिस्पेक्ट में लग रहा है कि ये रुकी हुई है। और धरती जब अपने अक्ष पर घूमती है, यानी जो इंग्लिश वाले हैं, जब अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, तो अर्थ जब एक्सिस पर रोटेट करती है तो उससे क्या होता है, हम लोग ये ज्योग्राफी में पढ़े हैं, खैर फिजिक्स में उतना डिटेल में नहीं आना है। तो जब अर्थ ऐसे करके रोटेट कर रही होती है, यानी ऐसे जब घूम रही होती है, तो इससे क्या होता है, इससे सुबह शाम होती है, सब लोग जानते हैं वाली चीज। और यहीं पे सर रोटेशन के साथ अगर मैं इस वाले पार्ट पे देखो, अर्थ जो है वो ये रिवॉल्यूशन भी कर रही होती है और साथ में वो रोटेशन भी कर रही होती है। तो रोटेशन की वजह से दिन रात होती है, डे नाइट, और इस रिवॉल्यूशन की वजह से सर वेदर वाली चीज आ जाती है, यानी मौसम वाली चीज आती है। 365 दिन में, वैसे 365 दिन और 1/4 दिन हो गए जिसमें ऐसे करके सूर्य के पूरे चक्कर लगा लेती है। सब लोग जानते हैं वाली चीज। सो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो ज्योग्राफी का पार्ट हो गया, पर मुझे समझाना इसलिए जरूरी था जिससे लॉजिक क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है जियो स्टेशनरी। अब आप लिंक कर पाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, भूस्थैतिक। अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसे टर्म लिखा रहता है भूस्थैतिक। तो यहाँ पे जो टर्म है, ये जो जियो वाला टर्म है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके अर्थ वाले पार्ट से लिंक कर रहा है, धरती से, राइट। सो यस राज, सम ऑफ द कैंडिडेट्स आर फ्रॉम इंग्लिश एज वेल। तो मैं इंग्लिश में अभी आ रहा हूँ, एक बार ना हिंदी वालों को क्लियर कर दूं, फिर मैं इंग्लिश में भी आता हूँ राजकुमार, बस हार्डली 2 मिनट्स इट विल टेक। सो बेसिकली जियो स्टेशनरी का टर्म इसीलिए आया क्योंकि ये क्या कर रहा है, हमेशा ऐसा फील आ रहा है जैसे एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे। तो अब मुझे बताइएगा कि जब हम लोग दिन और रात की बात करते हैं, तो अर्थ का टाइम पीरियड क्या होता है, अर्थ का जो रोटेशन है उसका टाइम पीरियड क्या है, कोई मुझे बताएगा? समय अवधि क्या है जब अर्थ मूव करते हैं, जिससे हमें दिन और रात देखने को मिलते हैं? कोई जानता है समय अवधि कितनी होती है? 24 आवर्स, जस्ट राइट। कि सर पूरे दिन में वो 24 घंटे हैं, तो 24 घंटे के बाद वापस अपनी पुरानी पोजीशन, राइट। 24 आवर्स है। तो इसका मतलब समीर, अनूप, मोनिका, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, दैट मींस कि अर्थ का जो आपका वो टाइम पीरियड था, वही टाइम पीरियड इन सैटेलाइट्स का भी होता है ना। सो जो अर्थ का अर्थ का जो टाइम पीरियड था वही इन सैटेलाइट्स का। तो एग्जाम में पूछ लेता है इन जियो सीरीज सैटेलाइट्स का टाइम पीरियड क्या है, तो इनका जो टाइम पीरियड होता है बेटा वो 24 घंटे है। ये पेपर है, पूछे हुए सवाल है। तो मैं चाहता तो एक लाइन में निकाल देता, लेकिन ना ये लॉजिकली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके विवेक जौहार, हाँ समझ में आ गया। वैसे एग्जैक्टली बोले तो 23 घंटे 56 मिनट। क्या बात है अंकित, बहुत बढ़िया। अब इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स के लिए एक बार बता दूं, सो इन इंग्लिश
अब हिंदी वाले थोड़ी देर के लिए प्लीज दिल थाम के बैठ जाना, बस 2 मिनट के लिए, जरा इंग्लिश वालों को एक बार पूरा स्टेटमेंट इंग्लिश में दे दूं, क्योंकि कुछ बच्चे ना हमारे पास साउथ इंडिया से हैं। So guys, we were discussing about geostationary satellites, right? So what are geostationary satellites? From the word stationary itself, it is clear that our Earth might be stationary, but is it stationary? No, Earth is not stationary, because we know Earth is going to take 24 hours in its rotation part, right? That is, if I talk about the time period of the rotation of the Earth, it is 24 hours, because of which we are able to see day and night, right? So I've just given you the example. If I'm considering it as Earth, मान लो कि इसे मैंने Earth का example लिया कि it is an Earth, right? So keeping in mind that it is Earth and thinking about it as a satellite, just have a look at this example. If it is rotating, right? If the time periods of both are same, so that means what? It will seem like as if it is stationary in respect to the satellite, and Earth is stationary in respect to the satellite, and the satellite would be stationary with respect to Earth, which gives us clarity कि सर दोनों के दोनों जैसे रुकी हुई हैं as if both are stationary. And here सर अब आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो अर्थ है हमारी, यानी जो हमारी पृथ्वी है, सो इफ आई टॉक अबाउट दिस अर्थ, अगर मैं इस पृथ्वी की बात करता हूं तो पृथ्वी से सर इसकी दूरी भी तो कुछ होती होगी। जैसा कि आपको अभी बोला था कि जो सर सैटेलाइट्स होती हैं, जो उपग्रह होते हैं, ये सर किसी एक निश्चित जगह पर होती हैं, जिसको हम लोग हिंदी में अक्ष के नाम से जानते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल इट ऑर्बिट्स। सो बेसिकली ये आपकी अर्थ है, तो एक जगह कहीं तो ऐसी होती होगी जिस रास्ते पर ही चलती रहती होंगी। अब ये नहीं सर इनका मन कर रहा है लाओ आज सर यहाँ पे पिज्जा खाया थे, यहाँ पे आज कोल्ड ड्रिंक पी लेते, नहीं सर, इनकी जगह फिक्स है, ये सर इसी जगह ही मूव करती रहेंगी। तो गाइस ये जो जगह है जहां पे मैं ऑर्बिट्स की बात कर रहा हूँ या अक्ष की बात कर रहा हूँ, ये दूरी कितनी होती है? अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये सवाल ना एक्चुअली आप में से कोई डिफेंस वाला नहीं है, आप में से वैसे डिफेंस का एग्जामिनेशन आई डोंट थिंक सो कोई दे रहे होंगे, लेकिन सीडीएस और एनडीए के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था, और वो ये था कि सर इनकी जो दूरी है, अब पता है क्वेश्चन में देखना डिफरेंस कैसे आता है। जैसे ही मैंने बोला जो बच्चे एएलपी एमटीएस वाले या फिर सीएचएसएल के लेवल के हैं, वो एक लेवल हो गया, लेकिन अगर मैं सीजीएल एसएससी जेई आरआरबी जेई की बात करूं, वो एक लेवल हो गया, और सीडीएस का लेवल उससे भी थोड़ा सा ऊपर चला है। तो मतलब इस तरीके से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जैसे हम लोग टीचिंग के एग्जाम के साथ जाते हैं, टीचिंग के एग्जामिनेशन, एमटीएस का एग्जामिनेशन, एएलपी का एग्जामिनेशन सबसे बेसिक लेवल पे आ गए, मतलब ठीक ठाक जहाँ पे पे स्केल है उनमें ये बेसिक लेवल पे आते हैं। सो अब सर जैसे मैं बेसिक तीनों के लेवल का मैं आंसर देता हूँ, यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन कि सर इनका टाइम पीरियड क्या है, सबको पता लगे 24 घंटे है। अब अगले लेवल पे चलते हैं, सर इनकी अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं कितना डिस्टेंस होता है, तो आप डिस्टेंस सीधे सीधे कह देंगे कि सर ये होता है 36,000 किलोमीटर की दूरी। कितनी? 36,000। ये आपका एसएससी जेई आरआरबी जेई एसएससी सीजीएल यहां तक खत्म हो गया। लेकिन यहीं पे जो बच्चे सीडीएस के साथ जाते हैं, उन सीडीएस और एनडीए वाले पार्ट पर अगर मैं जाऊं तो वहां पे पता क्या पूछेगा, वहां पूछता है कि सर धरती की जो रेडियस है ना, यानी जो पृथ्वी की त्रिज्या है, इसके सर कितने गुना ये दूरी होगी। अब सर देखिए, अगर मुझे अर्थ का रेडियस ही नहीं पता तो मैं कैसे बताऊंगा? दैट मींस वहां पे और ज्यादा डेप्थ में आ जाते हैं। तो एएलपी में सर केवल मलाई मलाई वाला पार्ट है, राइट? और फिर उसके बाद अगर हम लोग सीजीएल के साथ या फिर एसएससी के साथ जाए, थोड़ा सा और डेप्थ में हो गया, और सीडीएस एनडीए पे जाए तो वो और लेवल पे चला गया। तो यहाँ पे हम लोग सर जो लेके चल रहे हैं लेवल, वो बेसिकली एसएससी आरआरबी जेई तक के लेवल पे जाएंगे। अब सुनिए ध्यान से, तो अर्थ का जो रेडियस है वो ऑलमोस्ट 6,000 किलोमीटर के आसपास का है। कितना? 6,000 किलोमीटर। वैसे होता है वो 5,800 समथिंग लाइक दैट, लेकिन बेसिकली हम लोग वहां पे 6,000 का मान के चले। तो प्लीज याद रखिए पेपर में एक्चुअली पूछा गया है क्या कि अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में कितना गुना है। तो याद रखिएगा पृथ्वी का जो रेडियस है अर्थ के रेडियस के ये 6 गुना होता है। तो पेपर में सर ये लोग जो सीजीएल वाले एसएससी जेई वाले उनमें उनके लिए सारी चीज एक्स्ट्रा है, अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में ये सर 6 गुना ज्यादा होगा। ठीक है, सो ये सब पेपर में पूछे हुए सवालों में से था, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो यहां तक तो हमारा सेट हुआ। लेकिन हाँ बेटा, एनटीपीसी आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन यहाँ पे लेवल सेम ही रहेगा। चलो अब सर मैंने जो बताया एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स ये वो सैटेलाइट्स हो गई जो अर्थ के अराउंड मूव तो कर रही हैं, जिनकी समय अवधि 24 घंटे की तो है, लेकिन जो सर अक्ष है, इनका जो ऑर्बिट है वो कितनी दूरी पर है, वो सर 6,000 किलोमीटर की दूरी पर, सॉरी 36,000 किलोमीटर की दूरी पे होता है। दैट्स इट। नेक्स्ट, अब सर आगे बढ़ते हैं। इतनी चीज हमारे सबको क्लियर है। अब सर इसमें क्या यही एक ही सैटेलाइट है और इसका इस्तेमाल होता है तो कहां होता है? तो हमारा सर अभी आईपीएल चल रहा है, सब लोग देखते हैं इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट। सो क्रिकेट में सर आपकी लाइव ब्रॉडकास्टिंग होती है। तो आप लोग जो लाइव मैचेस देख पाते हैं, तो लाइव मैचेस कैसे देख पा रहे हैं? सर किसी ना किसी की मदद से तो देख रहे होंगे, कोई ना कोई तो ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से आप वो लाइव मैचेस देख पा रहे होंगे। तो सर यहां पर भी वो सैटेलाइट्स आती हैं। इसके अलावा सर मुझे मौसम विभाग की जानकारी लेनी है कि कल क्या बारिश होगी,
कल क्या ऐसा होगा, कल क्या वैसा होगा। तो यहाँ पे सर जो वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट है, जो मौसम विभाग जानकारी देता है, वो भी तो सर किसी के माध्यम से देता होगा। सो यहाँ पे अगर हम लोग इन पार्ट्स की बात करें तो वी मस्ट हैव अ क्लैरिटी कि सर यहाँ पे वो जो सैटेलाइट्स हैं वो कौन कौन से और कितना कितना दूरी में ये काम करती हैं। तो आइए सर, जियो स्टेशनरी हमने आइडिया ले लिया, अब मैं आपको लाइव मैचेस और उनका भी एग्जाम्पल दे दूं। तो लाइव जो मैचेस आप देख पा रहे हैं वो किसकी वजह से था, 36,000 किलोमीटर की रेंज पर जो आप देख रहे थे वो ऑर्बिट, दैट इज जियो स्टेशनरी। इसी प्रकार से अगर मैं पोलर सैटेलाइट्स की बात करूं, सो पोलर सैटेलाइट्स जो हैं ये सर पोलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करती हैं, जिनकी हाइट सर 200 से लेकर 800 किलोमीटर की रेंज में रहती है। कितनी? 200 से 800 किलोमीटर रेंज में। अब इससे क्या फायदा होगा, सोचिए, पृथ्वी है, पृथ्वी के साथ 200 किलोमीटर के आसपास की रेंज में अब क्या होगा कि सर पृथ्वी के आसपास कुछ नमी होगी, जो इंग्लिश वाले हैं कुछ ना कुछ मॉइस्चर होता होगा। तो वहां पे चेक करते हैं कि मॉइस्चर में सर कैसे कैसे चेंजेस आते जा रहे हैं, वहां पे घनत्व कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। तो ये कुछ कंडीशंस हो गई कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर मॉइस्चर कितना प्रेजेंट है एयर में। इन सभी चीजों पर सर नजर रखता है और उस पर नजर रखने के साथ साथ फिर वो बता पाता है कि अच्छा ऐसे कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो सर यहाँ पे कल हाई अलर्ट जारी कर दो, यहाँ पे बहुत तेजी से बारिश हो सकती है, यहाँ पे कुछ समय में सूखा पड़ेगा, यहाँ पे कल ऐसा हो जाएगा, कल यहाँ पे सब बादल छाए रह सकते हैं जिसके चांसेस 98% है, 99%। तो जब किसकी वजह से पॉसिबल है, ये सर सभी चीजें पॉसिबल इसलिए हैं क्योंकि हमारे पृथ्वी के आसपास कुछ उपग्रह हैं और उन उपग्रह में से जो पोलर सैटेलाइट्स, जिसको हम ध्रुवीय उपग्रह कह रहे हैं, तो ध्रुवीय उपग्रह जो ध्रुवीय कक्ष में घूम रहे हैं, सो ये जो ध्रुवीय कक्ष में घूम रहे हैं इनकी ऊंचाई कितनी होती है, याद रखिएगा इन कक्षों की ऊंचाई 200 से लेकर 800 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। नेक्स्ट, यस, सो वेदर फोरकास्टिंग में आपका यही काम करता है। लेकिन 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 हमको सर 200 से 800 किलोमीटर समझ में आया, हमको 36,000 किलोमीटर भी समझ में आया, लेकिन अभी भी एक चीज रह गई और वो ये है कि सर अगर हम लोग यहाँ पे सर नेट सैटेलाइट को भेजना है तो जाती कैसे होंगी, कोई तो तरीका होता होगा कि सर मन कर रहा है लाओ ऐसे भेज दो, लाओ उठाया और छोड़ दिया, ऐसे तो होगा नहीं। तो सर इनको भेजने के लिए हमारे पास कौन सा तरीका है। तो अब सर जैसे मान लीजिए आपको अपने घर से ऑफिस तक जाना है, राइट, या फिर अभी आप में से कुछ लोग छोटे वाले भी हैं, तो अगर मान लो स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो क्या करेंगे सर, आप किसी व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे। व्हीकल अंग्रेजी में कह दिया, हिंदी में कहीं किसी ना किसी गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है बस हो सकता है स्कूटी हो सकता है बाइक हो। सिमिलरली जब हम लोग सर सैटेलाइट को भेजेंगे तो सैटेलाइट को भेजने के लिए भी हमें किसी व्हीकल की जरूरत है। इन व्हीकल्स को बोला जाता है बेटा लॉन्चिंग व्हीकल। आप कहोगे सर ये क्या है, कोई तो साधन चाहिए। तो आप लोगों ने एक पिक्चर देखी है मिशन मंगल। अब आप कहेंगे सर हम पिक्चर नहीं देखते, तो एक दो कैंडिडेट्स को छोड़ के मेरे ख्याल से सब लोगों ने देखी होगी मिशन मंगल। तो मिशन मंगल में किसी लॉन्चिंग व्हीकल की बात हो रही होती है, राइट, जहां पे फिर वो पूड़ी तलने वाला एग्जांपल देते हैं कि जैसे पूड़ी है, गैस बंद कर दो उसके बाद पूड़ी सिक जाती है, देखा ना। तो एक्चुअली मूवीज भी देख लिया करो भाई, ये भी अच्छा रहता है, ठीक है, अच्छी वाली मूवीज। तो वहां पे टर्म यूज करते हैं PSLV या फिर GSLV। ये क्या होता है, हाँ अक्षय कुमार वाली मूवी। तो देखिए चंद्रयान 3, यस। सो बेसिकली अब यहाँ पे आओ, तो जो LV हो गया ये तो फुल फॉर्म है लॉन्चिंग व्हीकल, है ना। अब इस लॉन्चिंग व्हीकल में अब दो चीजें लगा दूं, या तो मैं लिख दूं PSLV या फिर मैं लिख दूं GSLV। अब आपके दिमाग में सेट हो चुका है मामला, क्या, यस सही कह रहे हो मधुमिता। तो PSLV क्या हो गया, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, और GSLV क्या हो गया, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। यानी कि जब मुझे पोलर सैटेलाइट को लॉन्च करना है 200 से 800 किलोमीटर की रेंज में, तो PSLV का इस्तेमाल करूंगा, और जब मुझे सर 36,000 किलोमीटर की रेंज पे कुछ लॉन्च करना है तो मैं GSLV का इस्तेमाल करूंगा। सिंपल सा लॉजिक है, राइट। सो बेसिकली इनके पास फुल फॉर्म्स, एक्चुअली ना जो बच्चे यहाँ पे SSC वाले हैं तो उन्हें बता दूं कि SSC JEE में पूछा गया था, राइट। सो जो ALP वाले हैं और बाकी कैंडिडेट्स, तो उन लोगों के लिए फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में वैसे पूछी नहीं गई लेकिन पूछी जा सकती है, इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी अभी चंद्रयान 3 वाला बहुत ज्यादा रहा है, उसके बाद उसके टाइम पर कभी आपका रेलवे का एग्जाम नहीं हुआ है। तो रेलवे के ALP वाले, NTPC वाले, या फिर मैं टेक्नीशियन की बात करूं, तो आप सभी लोग याद रखना, आपका जो पेपर हुआ था आखिरी बार सर 2018 में हुआ था, राइट। उसके बाद सर 2018 वाले पेपर के बाद हम लोगों ने देखा कि ऐसा कोई ALP वाली वैकेंसी नहीं थी, टेक्नीशियन भी इस बार अलग हो गया। तो पूरे पूरे चांसेस है इस बार आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। और आप लोगों को ये ट्रेंड पता रहना चाहिए कि पेपर में जब भी पूछे जाते हैं ना क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि रैंडमली सर आपने कई बार देखा होगा पेपर में पूछ लिया 1957 के बारे में, हम लोग कहेंगे इतना पुराना सर करंट अफेयर थोड़ी को याद रखेगा, या स्टैटिक पार्ट थोड़ी को याद रखेगा, करंट अफेयर तो नहीं होगा, स्टैटिक पार्ट थोड़ी याद रखेगा। होता क्या है कि जो भी चीज उस टाइम पे मार्केट में छाई रहती है, तो पेपर उसी ट्रेंडिंग को, उस ट्रेंड को उठाते हुए क्वेश्चन सेट करता है, राइट। सो बेसिकली आप लोग इस चंद्रयान से आप लोग याद रखिएगा
कि हाँ यहां से क्वेश्चन सर पूछने के पूरे पूरे आपके चांसेस हैं। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, अब ये जो पार्ट देख रहे हैं ना पीएसएलवी या फिर जीएसएलवी, तो ये पीएसएलवी या जीएसएलवी का फॉर्म बता देता हूं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, और यहां पे सर जीएसएलवी हो गया जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब अभिषेक का डाउट आया सर, कंफ्यूजन है इसमें पीएसएलवी जीएसएलवी। अच्छा तो अभिषेक मैंने सिंपल सा बताया, देखो नाम से क्लैरिटी हो रही है। तो पोलर सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए पीएसएलवी हो गया, और जियो सिंक्रोनस को लॉन्च करने के लिए जीएसएलवी हो गया, दैट्स इट, है ना। सो और किसका हो गया, चलिए तो इतनी चीज हो गई, डीपीपी और बाकी सब चीजें हम बाद में देख लेंगे। शिवम अपना डाउट पूछो बेटा, क्या है आपका डाउट और किसका था। संजय का डाउट आया, संजय पूछे सर ऑर्बिट्स का मतलब क्या हुआ। देखो ऑर्बिट्स का मतलब ये हुआ, ये रही अर्थ पृथ्वी है, ये वो रास्ता हो गया जिसमें आपके ये वो कक्ष हो गया, या फिर ये वो ऑर्बिट हो गया, इंग्लिश में ऑर्बिट कह दूंगा, जहां पे सारी आपकी जो सैटेलाइट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं। क्योंकि सैटेलाइट्स ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं भी चली जाएगी, सैटेलाइट्स की एक जगह फिक्स होती है कि जहां पर ये घूमती होंगी। तो पृथ्वी के आसपास जब ये सैटेलाइट्स घूमती हैं तो जगह फिक्स है सर, ये आपकी ऑर्बिट्स कहलाती हैं। ये वाला डाउट भी क्लियर हो गया, अंशुमन का भी क्लियर हो गया। गीतांजलि सर ईएलपी के लिए आईटीआई ऐसा नहीं है बेटा, पिछली बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बस डिपेंड करता है आपकी कौन सी ब्रांच है। चलिए सो इतनी चीज हो गई है। हाँ जैसे केमिस्ट्री में शेल होते हैं बिल्कुल उसी टाइप से। हाँ बिल्कुल आते हैं बेटा, एसएससी में आते हैं शिवम, है ना। चलिए सो सबके पॉइंट्स हो गए, अब आगे बढ़ते हैं। सो पोलर सैटेलाइट्स भी हो गए, ये भी हो गया। अब सर मुझे एक और डाउट रहा, और डाउट क्या है सर, जैसे कि आपने अभी अभी हमको सर समझा दिया था कि यहाँ पे जिनका टाइम पीरियड है वो तो हमको क्लियर हुआ था, लेकिन अब सर जैसे अर्थ है, अब पृथ्वी से क्या हुआ कि यहां से सैटेलाइट को जब लॉन्च करना था तो पृथ्वी का एक लिमिट तक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र रहता होगा। यानी अर्थ क्या करती होगी, अर्थ सर किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, सब लोग अच्छे से जानते हैं। तो अर्थ जब किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, डेट मीन्स कि वहां पे क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। अब धरती हर एक चीज को, चाहे किसी भी चीज को आप यहां से छोड़ो, हर चीज को अपनी तरफ खींचेगी, खींचेगी सर, इसमें हम सबको अच्छे से पता है। तो यहां पे सर हम एग्जांपल लेके चलते हैं। ये मेरे सामने सर एक की मौजूद है, अब यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी नहीं पूछेगा, डोंट वरी। अब मैंने क्या किया, मैंने चाबी को यहाँ पे ऊपर फेंका, ऊपर फेंक के ये वापस नीचे आ गई। क्यों आई, सिंपल सा लॉजिक सर, ग्रेविटेशन में हमने पहले दिन ही पढ़ा था कि सर अर्थ इसे अपनी तरफ खींच रही थी, धरती इसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी, और यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो रहा था, गुरुत्वाकर्षण कितना हो रहा था, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तभी तो था, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, ये हमको पता है। लेकिन अब सर आप लोगों ने एक शायरी सुनी होगी, शायरी क्या थी, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कभी तबीयत से पत्थर को उछाल कर तो देखो यारों। सो बेसिकली यहां पर उनका कहने का मतलब वो फिजिक्स समझा रहे हैं। अब आइए फिजिक्स समझते हैं वो कहना क्या चाह रहे हैं। कहना वो ये चाहते हैं कि सर ऐसा है कि आप जब अर्थ से किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हो तो अर्थ उसे क्या करती है, अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है, राइट। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब मैं चाबी फेंकूं तो चाबी फेंकने के बाद वो अर्थ पर लौट के नहीं आए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यस आकाश इट वुड बी हेल्पफुल। सो मुझे यहां पर सर एक ऐसी वेलोसिटी के साथ फेंकना पड़ेगा कि अर्थ उसे वापस बुला ही ना पाए। और वो वेलोसिटी कितनी है, जो दीपक, अनुराग, विवेक, जितने भी लोग यहां पे मौजूद हैं सर, वो वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। गजब की वेलोसिटी है सर। यानी एक सेकंड में अगर ये 11.2 किलोमीटर कवर कर सकती है चाबी, तो सर ये अर्थ चाबी को वापस नहीं खींच पाएगी। और ये चीज कहलाती है पलायन वेग, जिसको अंग्रेजी में हम लोग एस्केप वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। फिर से रिपीट करता हूं सर, क्या हुआ, आप कोई भी चीज ऊपर फेंको, चाहे वो रॉकेट हो, ये पानी की बोतल हो, इस पानी की बोतल को रॉकेट ही मान लो। सर यहां पर मैंने क्या किया, इसको नॉर्मली ऐसे ही सर किसी भी रैंडम स्पीड से मैंने ऊपर भेज दिया, ऊपर भेजोगे तो उसका क्या होगा, धरती से खींच लेगी। तो धरती कहीं से वापस ना खींच ले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कम से कम कुछ ऐसी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, मिनिमम कुछ ऐसी वेलोसिटी जिससे ये अर्थ का जो ग्रेविटेशनल एरिया है, जहां पर ये ग्रेविटेशन पुल लगा सकता है, वो क्षेत्र जहां पे धरती किसी भी चीज को खींच सकती है, मुझे इसको पार कराना तो एक मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, एक न्यूनतम वेग चाहिए, जो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड धरती के लिए। लेकिन क्या चंदा मामा के लिए भी सेम होगा, नहीं, चंदा मामा के लिए सर इसकी वैल्यू बदल जाती है, राइट। अगर आप लोग सीजीएल का पेपर देंगे या फिर एसएससी जेईई के साथ जाएं तो यहां पर सब लोग याद रखिएगा बेटा, नोट्स कहां से मिलेंगे ऑलरेडी बेटा, प्लीज आप वेट करिएगा, लास्ट के 5 मिनट्स में डिस्कस करता हूं, ठीक है। सो अगर चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा पे सर इसकी जी की वैल्यू सेम नहीं होती, सॉरी एस के वेलोसिटी वैल्यू सेम नहीं होती। क्यों, क्योंकि सर जब चंदा मामा किसी भी चीज को खींचता है तो यहां पर क्या होता है,
अंशुमन, अच्छा ठीक है। तो जब चंद्रमा अपनी तरफ खींच रहा होगा तो सर चंद्रमा के लिए वैल्यू कितनी होती है, G/6, G/6। अर्थ के लिए वैल्यू थी G, तो सबके लिए G की वैल्यू अलग अलग है। दैट मीन्स कि सर उसके ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करना थोड़ा सा ज्यादा आसान होगा, इजी होगा इन कंपैरिजन टू अर्थ। कितना इजी होगा सर, 6 गुना आसान होगा, है ना। 6 गुना आसान होगा इन द सेंस कि वहां पे जो एस की वेलोसिटी लगेगी वो लगेगी 2.4 किलोमीटर पर सेकंड की। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, तो डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे आप लोग जल्दी जल्दी में सोचते हैं पता नहीं कैसे हो रहा होगा, या फिर रट लेते हैं। रटना नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है सर। क्या अर्थ के लिए जी की वैल्यू ज्यादा है तो वहां पे एस की वेलोसिटी ज्यादा, इसमें जी की वैल्यू कम है तो यहाँ पे एस की वेलोसिटी कम, राइट। चलो, तो यहां तक तो हमारा सॉर्टेड हुआ। अब एस की वेलोसिटी वाला पार्ट भी हमको क्लियर हुआ है। अब इतने वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब अनन्या ने एक डाउट पूछा है, बेटा यहाँ पर देखो ऐसा है सिंपल सी चीज कि अगर मुझे वेदर की फोरकास्टिंग करनी है तो वेदर की फोरकास्टिंग के लिए मुझे क्या चाहिए कि अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर जो चेंजेस हो रहे हैं या फिर मॉइस्चर है, वो ज्यादा नजदीक से चेक करना पड़ेगा, राइट। अगर बहुत ज्यादा दूरी से मैं चेक करूंगा तो आपको क्या लगता है कि हाँ सही वैल्यूज आएंगी, करेक्ट वैल्यूज आएंगी? नहीं। तो मुझे करेक्ट वैल्यूज के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा नियर रहना पड़ेगा। दिनेश पूछ रहे हैं सर बॉलर बॉल को अगर देखो यहाँ पर एक और चीज मैं आपको क्लियर कर बताऊं, इसमें की का तो मैंने ऐसी रैंडम एग्जांपल ले लिया। टूटते हुए तारे का एग्जांपल लेते हैं। टूटता हुआ तारा आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि सर तारा टूट रहा है, जमीन की तरफ आ रहा है। तो टूटता हुआ तारा जब जमीन की तरफ आता है तो आपने देखा उसके पीछे ऐसे आग सी लगी रहती है, वो लाइट दे रहा होता है। हम लोग विश मांग लेते हैं कि ये भाई हमारे लिए ऐसे ऐसे कर देना। बेसिकली यहाँ पे ये हम लोगों ने मान्यता बना रखी है, डेट इज डिफरेंट थिंग। मैं उस पर कुछ बात नहीं कहूंगा, ना कुछ कहना चाहूंगा। मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो आपको पता होना चाहिए। हम लोग अगर इतनी वेलोसिटी से सर कहीं से गिरेंगे तो पता है क्या होगा, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के कारण आग लग जाएगी। और सेम चीज उस स्टार के साथ भी हो रहा है। सो अगर मैं उस स्टार की बात करूं या फिर मैं किसी भी चीज की एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैं चाबी का एग्जांपल लेता हूं, तो मैंने बस आपको शायरी वाला एग्जांपल दिया जिससे आप याद रख पाए। सेम चीज की के साथ भी होगी। जब मैं इतनी ज्यादा तेज वेलोसिटी से साथ फेंकूंगा तो क्या होगा सर, यहाँ पे घर्षण लगेगा, फ्रिक्शन, जो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। और फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, इसमें आग लग जाएगी, राइट। सो वो चीज सभी के साथ होती है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन आग लगेगी। और ये पेपर में मैंने बताया भी था, पूछा हुआ सवाल था। जो कारपेंटर होते हैं, है ना। सो कारपेंटर जब बर्मा का इस्तेमाल करते हैं होल करने के लिए, या फिर मैं वो सर ड्रिलिंग मशीन का एग्जांपल ले लूं, तो ड्रिलिंग मशीन से क्या होता है, उस घर्षण के कारण ही सर हीट पैदा होती है, ऊष्मा जनरेट होती है, जिसके कारण क्या होता है, आग लग जाती है। तो पेपर में ऐसे पूछे हुए सवाल है, तुमको लिंक करके पता रहना चाहिए। चलिए सर वापस आ जाते हैं। सो अब सर देखिए ऐसा, एस के वेलोसिटी की मैं बात करूं या फिर मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, कोई भी प्लेनेट है जब ये रिवॉल्व कर रहा है किसी ऑर्बिट में, तो इसका अपना एक टाइम पीरियड होता होगा, राइट। इनकी अपनी कुछ वेलोसिटी भी होती होगी। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है और ये जो एस के वेलोसिटी है, इनमें रेशियो क्या होता है। तो आपको बस ना यहाँ पे याद रखना है, ये एस के वेलोसिटी यानी कि पलायन वेग, जो कि अर्थ के लिए था 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो गई। अब सर अगर प्लेनेट की बात करें तो प्लेनेट क्या करता होगा, एक सर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता होगा, राइट। जब रिवॉल्व करता होगा उसकी अपनी वेलोसिटी होती होगी। तो किसी भी प्लेनेट का यानी किसी भी ग्रह का या किसी भी उपग्रह का आपसे कोई पूछे ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब बिल्कुल आम भाषा में ये है, वो अपने कक्ष में या फिर अपने ऑर्बिट में जब घूम रही है तो उसकी जो वेग है उसको हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी या फिर आपको क्या कह देंगे, ये वाला पार्ट उस अर्थ की या फिर उस प्लेनेट की ये ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई। और ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस के वेलोसिटी में जो डिफरेंस होता है, ये क्या रहता है, इनका जो कंपैरिजन रहता है वो क्या रहेगा, वीई बराबर √2 v0। तो v जीरो एक्चुअली क्या है, ये हो गई आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। चलिए, सो ये चीज हुई हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। सो यहाँ पे हाँ किसने पूछा, ऑलरेडी बेटा ये ना एक्चुअली रिलेशन ये ना पूछा गया है। ये एक्चुअली आपका जो सवाल था ये एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ है। बट इसका मतलब ये नहीं कि सीएचएसएल में नहीं पूछा है, एलपी में नहीं पूछेगा, क्योंकि सीजीएल में पूछा जा चुका है तो बाकी एग्जाम्स में भी आ सकता है। चलिए, तो अब सर यहाँ पर आते हैं, ग्रेविटेशन फील्ड क्या होता है। सर इसमें तो अब समझाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में बता देता हूं। ये है पृथ्वी, यहां पे सर एक निश्चित दूरी ऐसी होगी, एक कम से कम एक इतना डिस्टेंस होगा जहां पे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट रख देता हूं। ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, चाबी मान लो। मैं यहाँ पे किसी भी जगह यहाँ पे चाबी रख दूं तो अर्थ अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, कहीं भी रख दूं अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र यानी ग्रेविटेशनल फील्ड सर वो स्पेस हो गया जहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर उसका पास अपना मास है, जैसे चाबी है इसका अपना द्रव्यमान है, तो इस पे सर कुछ इफेक्ट पड़ेगा इसके खींचने की वजह से, राइट। यानी क्या होगा, ये इसकी तरफ आकर्षित होते हुए चली जाएगी, डेट्स इट। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, सबसे बड़ी एग्जांपल है मेरे पास भारतीय रेल का। हम लोग जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं
हम लोगों ने कभी ना कभी भारतीय रेल में सफर किया होगा, मम्मी पापा के साथ किया होगा तो मम्मी पापा के साथ या तो स्लीपर या फिर एसी में गए होंगे, बट कभी ना कभी जनरल का सफर जरूर किया होगा। खासकर मैं लड़कों से बात कर लेता हूँ क्योंकि बॉयज मेरे डिपार्टमेंट के, तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। हम लोग कितने भी अच्छे परिवार से हो, कितने भी सर अमीर परिवार से हो, कभी ना कभी एक आध बार तो मौका लग ही गया होगा कि हम जनरल के डिब्बे में बैठे होंगे, है ना। अब जनरल के डिब्बे की खास बात बताता हूँ। सो हम लोग किसी वर्ग से आते हैं, जनरल के डिब्बे का एक कॉमन सा एग्जाम्पल है, होता क्या है। सो जनरल के डिब्बे में, अच्छा मैक्सिमम लोग सफर किए तो अब लिंक कर पाएंगे। सर जनरल के डिब्बे में वॉशरूम्स हैं वो रेगुलरली क्लीन नहीं होते। इंडियन रेलवे है भाई साहब, सब जगह क्लीनिंग होगी, जनरल के डिब्बे में वो क्लीनिंग रेगुलर बेसिस पे नहीं होती, एंड दैट्स ट्रू फैक्ट, जब तक कि अपने डेस्टिनेशन पे ना पहुंच जाए। अब क्योंकि वॉशरूम की क्लीनिंग नहीं होती तो इसकी वजह से क्या होता है, तो 3-4 सीट्स तक भी जैसी ट्रेन चलना स्टार्ट करती है तो वहां पे ना अलग सी गंदी सी स्मेल आने लगती है, एंड बिकॉज ऑफ दोज वॉशरूम जिनकी सर वो सफाई नहीं हुई होती, राइट। अब ये बेस्ट एग्जांपल है समझाने के लिए कि अगर मैं उस जनरल के डिब्बे के अंदर बैठा हुआ हूं, मान लो कि वॉशरूम से मैं 4 सीटें आगे भी बैठा हूं, तो क्या होगा, एक ऑरा जनरेट हो चुका है, यानी एक बदबू फील्ड जनरेट हो चुका है, जो मेरी भाषा में उसे मैं बदबू फील्ड कहूंगा। अब क्या होगा, अगर मान लो कि मैं थोड़ा सा दूर चला जाऊं, मिडिल रो में चला जाऊं या फिर मैं थोड़ा सा आगे चला जाऊं, तो वो जो बदबू का इफेक्ट है ना वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ जाता है, राइट। दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल, दैट इज द एग्जांपल ऑफ बदबू फील्ड, कि वहां पर क्या हो रहा है कि जो स्मेल है उसका एक ऑरा जनरेट हो जाएगा, इतने एरिया में सर, उतने रेडियस में वो स्मेल आएगी। उस रेडियस से आप दूर जाएंगे तो उस इफेक्ट का आपकी नाक पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। सो सेम चीज यहां पर भी है, एक लिमिट होगी जब तक कि वो चाबी इसकी तरफ आकर्षित हो रही थी, एक लिमिट के बाद वहां पे सर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, राइट। सो इट इज एज सिंपल एज दैट, कि बेसिकली जिस लोकेशन तक, वो स्पेस जहां तक किसी भी ऑब्जेक्ट पे जिसपे अपना मास है, मास होना जरूरी है भाई साहब, चाहे वो चाबी हो, चाहे वो मार्कर हो, चाहे वो ये वाटर बॉटल हो, अगर ये सर अर्थ इसे अपनी तरफ आकर्षित कर पा रही है, दैट मींस वहां पे अभी ग्रेविटेशन फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। उससे थोड़ा सा और दूर जाओगे सर, वहां पे ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा, वहां पे ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो सर आपका आकर्षण हो रहा है वो नहीं देखने को मिलेगा, दैट्स इट। सो दिस इज हाँ एज सिमिलर टू द मैग्नेट, दैट्स इट। तो अब सर आई गेस यू कैन लिंक इट। सो अब मैं यहाँ पर सर इसको वापस से लिंक कर देता हूँ। तो हियर यू कैन टॉक अबाउट अ मैग्नेट विच इज द परफेक्ट एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आई एम कीपिंग अ मैग्नेट। अब मैंने मैग्नेट को सर यहाँ पे रखा है, अब मैंने क्या किया, यहीं पे मैग्नेट में मैंने चाबी का इस्तेमाल किया, की, ठीक है। अब जब मैंने की को रखा तो यहाँ पे जैसे की को रखा, की खींच के चली गई, एक लिमिट होगी, की खींच के चली गई, लेकिन एक लिमिट होगी जिसके बाद ये की यहाँ पर खींच के नहीं आएगी, वो अपना वहीं की वहीं टिकी रहेगी। दैट मींस कि जो मैग्नेटिक फील्ड था, जैसे मैं बोल रहा था वो बदू फील्ड बोल रहा था, यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड बोल रहा हूँ, ऐसे ही जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक डिस्टेंस तक ही काम करेगी, उसके बाद वो काम नहीं करने वाली। दैट मींस व्हाट वुड बी दैट मैग्नेटिक फील्ड, वो स्पेस जितने में आपका कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट, किसी भी एग्जांपल ले लो, अगर वो अट्रैक्ट हो पा रही थी, दैट वुड बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, नहीं तो वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर होगी, दैट्स इट। चलो सर, तो दिस वाज द पॉइंट। अब सर इंटेंसिटी कितनी रहती है, जैसे किसी भी चीज को आकर्षित किया जाता है, तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला, एफ बराबर क्या होता था गाइस। जो लोग पुराने वाले कैंडिडेट हैं जो आज जुड़े हैं उनके लिए सॉरी, लेकिन बाकी जो पुराने वाले कैंडिडेट्स हैं आप लोग जरा लिंक करके बताइएगा, फोर्स बराबर क्या होता है सर। फोर्स बराबर, ये तो सबको ही रटा हुआ है, ये तो मैं बता ही चुका था, मैं इसकी बात नहीं कर रहा था, मैं बात कर रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स की। गाइस ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, एफ बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, गाइस, राइट। सो नाउ टॉकिंग अबाउट दिस जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, मुझे एक बात बताओ, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग धरती माता की बात कर रहे हैं, राइट। अब धरती पर अंशुमन, ये मैं आपको बताऊंगा मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, मैग्नेटिक अभी ना मुझे चैप्टर पढ़ाना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला, सो वो लास्ट चैप्टर है, उसमें डिस्कस करेंगे, अभी के लिए बस इतना सुनना। सर अर्थ पे इस चाबी का मुझे बताइए, एक तो अर्थ का अपना मास है कुछ तगड़ा वाला, और अपना चाबी का मास है, तो चाबी का मास है वो सर ना के बराबर ही होगा अंशुमन, राइट। बैदल, हैदर, संजू, गुरिया, शिवम, ठाकुर, शीलू, रविंदर, सृष्टि, इस चाबी का जो मास है वो ना के बराबर ही है, क्योंकि सर कहाँ इतना अर्थ और कहाँ ये छोटी सी चाबी, यानी समुद्र में से अगर मैं एक आध बाल्टी पानी निकाल भी लूं समुद्र पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। दैट मींस कि इसी कैलकुलेशन में अगर मैं चाबी को हटा दूं तो चाबी के मास के हटाने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। दैट मींस कि इतने वाले पार्ट पर हो गया कि अब मैं यहां पर अगर पॉइंट रखूं तो क्या बनेगा, इट इज गोइंग टू मेक क्लैरिटी जी m1 अपॉन आर स्क्वायर, राइट गाइस। सो बेसिकली यहां पर अगर आपसे पूछ ले कि उस ग्रेविटेशन फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, तो इंटेंसिटी का मतलब क्या पूछ रहा है, तीव्रता क्या पूछ रहा है, कि किसी भी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। दैट मींस कि यहां से फॉर्मूला जो बनेगा मेरा क्या बन जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और यही फॉर्मूला आपके सामने मौजूद है। तो चीजों को रटना नहीं है सर कभी भी, यहां पर
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट। सौरभ क्या करें बेटा, नहीं आती चीजें ना। चलिए, सो इतनी चीज क्लियर हुई। तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर कहां से फॉर्मूला आया, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। सर ये फॉर्मूला आपका इसी तरीके से डिराइव होगा। अब जिसको भी डाउट है प्लीज एक बार पूछ लो, फिर उसके बाद हम लोग इसे फिनिश करते हैं इस वाले पार्ट को। राइट, सॉर्टेड है। चलो, सो ये वाला पार्ट हो गया है डन। अब इसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सो अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है क्या? सो अब सर आप ही लोग मुझे आंसर दीजिएगा। ये पृथ्वी, यानी कि सर यहां पे ये आ गया अर्थ। अर्थ किसी भी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। ये देखिए यहां पे, ओके ठीक है, सुयश, भूपति, विश्वांगी। अर्थ ने क्या किया, किसी भी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो यहां पे सर एक पॉइंट रखा मैंने, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा, ये डिस्टेंस अभी नहीं दे रखा है, ठीक है। सो ग्रेविटेशन पोटेंशियल का बेस्ट एग्जांपल है कोई भी पॉइंट जो कि इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। अब यहां पे इस ऑब्जेक्ट को यहां तक लाने में, फिर से रिपीट करता हूं, कोई वस्तु है जो कि इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रखी हुई है। यहां से इस पॉइंट को यहां तक यानी अर्थ के पास तक लाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। यानी क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। कहां तक सर, इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने के लिए। तो इसको मैं बोल दूंगा सर ये मेरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण क्षमता एक इकाई द्रव्यमान को उस केंद्र से निश्चित दूरी r तक अनंत दूरी से लाने में जो कार्य किया गया है वो सर किसके बराबर हो गया, वो आपका ग्रेविटेशन पोटेंशियल के बराबर हो गया। इंग्लिश वाले, व्हाट इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल? तो ये सर कोई भी एक वो पॉइंट हो गया जो कि ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर है। अब यहां पे सर एक यूनिट मास को इनफाइनाइट डिस्टेंस से r दूरी पर लाने के लिए जो किया गया वर्क है, ये सर आपका वर्क कहलाएगा ग्रेविटेशन पोटेंशियल। तो ये आपका वर्क के बराबर हो गया ग्रेविटेशन पोटेंशियल, दैट्स इट। सो अब यहां पे एक बच्चे का डाउट है, सब पीडीएफ में आप जो लिखते हैं, हाँ ओके रितेश एक सेकंड सर, अर्थ के अंदर थोड़ा डार्क, अच्छा मैं ब्लैक कलर का यूज कर लूं, ठीक है। तो यहां पे सर थोड़ा सा डार्क कलर लेते हैं, ब्लैक कलर ले लेते हैं और फिर इस वाले पार्ट को समझते हैं। अब देखिए सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे हम लोगों ने क्या डिफाइन किया, हमने ये बोला कि सर एक्स वाई जेड कुछ भी एक वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे आप इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी आर डिस्टेंस अगर किसी ऑब्जेक्ट को लेके आए तो वहां पे जो वर्क किया गया है दैट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो अब सर दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाला पार्ट। अब सर यहां पे जो फॉर्मूला है दैट इज व्हाट, यू बराबर माइनस डी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 अपॉन r। यहां पे जो बात हो रही है अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात हुई। अब एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कल हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पे हम लोग को डिस्कस करना है वर्क, पावर और एनर्जी। ये चैप्टर हमारा कल स्टार्ट होगा। तो आज तक जो हमारी क्लास थी जो कि अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो अपना वाला पॉइंट यहां तक जितना भी हमने डिस्कस किया ग्रेविटेशन फील्ड से पहले वाला ये। सो पेपर में ना यहां तक सब चीज पूछी जाती है। तो एक बार सभी चीज रिवाइज कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो एक बार फटाफट से सारी चीजें रिवाइज कर लेंगे। अब देखिएगा, तो तुलसा और सभी लोगों के अभी जरा कमेंट्स भी ऑन कर लेते हैं, सबके कमेंट्स भी डाउट्स भी ले लेते हैं। सबसे पहले अपने डाउट्स पूछना स्टार्ट करना प्लीज। तो सबसे पहले नितेश पूछ रहे हैं सर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस। हाँ बेटा, आज जैसी डीपीपी आएगी ना साथ में, क्योंकि आज टॉपिक खत्म हुआ है, तो टॉपिक खत्म होने के बाद डीपीपी आती है, तो आज मैं डीपीपी भेज दूंगा। इसके बाद यहाँ पर किसका, काव्या का हो गया सर साइंस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ना आप अगर कोई बुक चाहते हैं स्पेसिफिकली तो मैं कहूँगा ल्यूसेंट के साथ जा सकते हैं। फिर अंशुमन का एक पॉइंट आया है, दुनिया में मिल जाएंगे। ओके ठीक है। कुमकुम ने पूछा सर फर्स्ट में आप क्वेश्चन, अच्छा कौन सा वाला क्वेश्चन, अच्छा जो आज क्वेश्चन आया था, ठीक है वो अभी देख लेते हैं। शशिकांत कह रहे हैं सर यहाँ क्यों, कौन सा वाला पार्ट? बेटा ग्रेविटेशन कांस्टेंट सिंपल सी बात है, कोई भी चीज का प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है ना शशिकांत, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमको कांस्टेंट लगाना पड़ता है, और वो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, वो कैपिटल जी है जिसको हम लोग ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं। उसके बाद अमन का डाउट आया है सर टेक्नीशियन में मैकेनिकल डिप्लोमा वाले फिल नहीं कर सकते हैं क्या? टेक्नीशियन में ना बेटा देखो ऐसा है कि जब भी हम लोग किसी भी एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हैं ना तो स्पेसिफिक उन्होंने मेंशन कर रखा है। जैसे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो इलेक्ट्रीशियन वाले यहाँ पर भर सकते हैं, जैसे कि एएलपी वाले पार्ट में यूआर एप्लीकेबल, वहाँ पे सिविल वाले नहीं थे। सो सिमिलरली टेक्नीशियन वाले पार्ट पर जाए ना तो वहाँ पर यस किसी किसी स्पेसिफिक चीज़ों के लिए जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो
हैदर पूछे सर बाकी की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? बेटा ये ना आपको सपोर्ट टीम ही बता पाएगी। अभिनव ने पूछा डीपीपी, बेटा आज क्लास खत्म होगी ना, इसके बाद भेज देंगे। ऑलरेडी इज आस्किंग सर नोट्स क्या, नोट्स का क्या करें? बेटा नोट्स वाला पार्ट है ना जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैं लिख रहा हूँ और साथ में जो पहले से मेंशन है, ये आपके पहले से नोट्स रेडी हैं। आपको ना इसके अलावा कहीं और से पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, आपको एग्जामिनेशन में यहीं से क्वेश्चन सारे देखने को मिल जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर वाले पार्ट पे क्वेश्चन पे जाएंगे ना तो यहीं से आप कवर अप करेंगे। सुयंस पूछ रहे हैं आज ये चैप्टर, यस आज वाला पार्ट खत्म, इसीलिए आज डीपीपी भेज दूंगा। स्टेनोग्राफर के लिए बेटा यहाँ पे ना किसी का डाउट आता है स्टेनोग्राफर वाला, तो वो भी आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं। सर रिकॉर्डेड क्लास देखता हूँ मैं टोटल यहाँ पे, बेटा कौन सा निकल गया क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है। अच्छा सो बाकी कृष्णा पूछ रहे हैं कि सर नोट्स कहाँ से बनाना है? सो नोट्स यू आर हैविंग इन फ्रंट ऑफ योर यू राइट, तो ये वाले ही नोट्स हैं जो आपके लिए अपलोड कर दूंगा, ये आपके स्पेसिफाइड नोट्स हैं, आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से बने हुए हैं। पीडीएफ कहाँ मिलेगी हिमांशु? जहाँ पे अपनी क्लास फिनिश होती है ना उसके बगल में एक बुक मेंशन रहेगी, आप वहां से इसके बारे में पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ सर, कौन सा लेवल? बेटा आकाश मैं तो थोड़ा सा मैं जाऊंगा जेई के साथ, तो मैं ना यहाँ पे जेई वाला पार्ट कवर अप करा रहा हूँ, जिससे जेई के साथ जब हम जाएंगे ना तो हम हायर लेवल पे जा रहे हैं, जिससे आप केवल एमटीएस ही नहीं, एमटीएस, सीएचएसएल, एएलपी, DSSB, SSC, RRB जेई, इवन अगर आप सीडीएस का पेपर भी देंगे ना तो आपके वो सारी चीजें यहीं पे कवर अप हो जाएंगी। इसलिए स्टार्टिंग से हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक बस टॉपिक आगे बढ़ते हैं, तो कहीं पे डाउट आता है ना तो वहीं कहीं पूछ लेता हूँ, कोई क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है, कोई भी डाउट हो तो वहीं कहीं पूछ लिया करो। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना बीच में ज्वाइन करते हैं और फिर उनको लगता है कि स्टार्टिंग से दोबारा से बताओ, तो वहां पे इशू आता है। तो क्लास की स्टार्टिंग में ज्वाइन कर लिया करो, जिससे ना मैं जैसे पूछूं कि इसमें कोई डाउट तो नहीं है, वहीं के भी अपने डाउट्स पूछ लिया करो। डीपीपी स्टैंड्स फॉर बेटा डेली प्रैक्टिस पेपर। आवाज कट के आ रही है समीक्षा, आई गेस ना कि वहां पे नेटवर्क इश्यू होगा शायद। सो जीएसएलवी की फुल फॉर्म संजू क्या होगी? सो संजू जीएसएलवी की फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। सो और क्या बचा बेटा? यहाँ पे नेहा जैसी कोई अपडेट मिलता है मैं बताता हूँ। मधुमिता ये हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, बुक का मैंने बता ही दिया। टेलीग्राम पर शिवांगी यू कैन सर्च माय नेम दीपनी सर, आप लोग जैसे दीपनी भारद्वाज सर्च करोगे ना मैं मिल जाऊंगा। और बाकी बच्चे वहां पे डाउट पूछते हैं, प्लीज अपने डाउट्स से पुट अप करते रहा करो। सर ऑर्बिटल वैल्यूज से क्वेश्चन आता है बेटा, वहां पर ना ऑलरेडी क्वेश्चन जो आता है ना आपसे सीधे पूछेगा एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच में जो आपका ना रिलेशन है वो क्या होता है। सो यू हैव टू रिमेंबर एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स रूट 2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। सो इसके बाद जैसे लिखा हो गया कुमकुम, कुमकुम बेटा आपका मैं क्वेश्चन समझा नहीं, आप न्यूमेरिकल वाले बात कर रहे हैं कि जो हम लोग मास और वेट की बात करें तो उस वाले क्वेश्चन का, तो वो मैं बता रहा हूँ और बाकी बच्चों का देख लूँ। सर सॉल्यूशन क्वेश्चन ऑर्बिटल वेलोसिटी वैल्यूज, और बेटा आपका एग्जामिनेशन कौन सा रंजना, आपको एग्जामिनेशन बताना पड़ेगा क्योंकि सभी एग्जामिनेशन में अलग अलग आते हैं। और वेट ऑन अर्थ वर्सेस मून, हाँ कमला भी बता रहा हूँ क्योंकि ना यहाँ पे कुमकुम का एक डाउट है, वो क्वेश्चन अभी मैं बता रहा हूँ। इसके बाद डीपीपी अभी मिल जाएगी काव्या, जैसी क्लास फिनिश होगी ना आपके लिए अपलोड हो जाएगा। हाँ सफिशिएंट है देवेंद्र, यस डीपीपी हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया। और यहाँ पे लोड अखिलेश पूछ रहे हैं सर इसका बेटा यहाँ पर ये क्लास फिनिश होने के बाद ही अपलोड होती है, पता नहीं आपको क्यों नहीं दिख रही। अगर आपको नहीं दिखते ना सपोर्ट टीम से कह देना कि सर आपको डीपीपी नहीं मिलती है, तो वो एक बार देख लेंगे, क्योंकि एक्चुअली ना पीडीएफ मैं अपलोड करता हूँ, बाकी बच्चे अपने डाउट्स ही पूछते हैं उन क्वेश्चन से, तो अगर आपके पास नहीं आ रही तो आपका फिर एक बार चेक करिएगा आपके पास एग्जैक्टली क्या इश्यू है। और क्या हो गया, सबके हो गए ना ये वाले पॉइंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे ना जरा मैं वो न्यूमेरिकल वाला पार्ट और देख लूँ, क्योंकि नहीं तो फिर वो हो नहीं पाएगा। एक न्यूमेरिकल में डाउट था किसी बच्चे को, बहुत सारे बच्चे पूछ भी रहे थे, कुछ बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे थे। सो क्वेश्चन ये था, थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाना, यहाँ पर के सामने कुछ लिखा है, ठीक है मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। तो कुमकुम और जितने बच्चों को डाउट थे इस वाले क्वेश्चन में, किशोर जाट सबका ही क्वेश्शन आ रहा है बेटा। और क्या बच्चा, कल का टॉपिक बेटा वर्क पावर एंड एनर्जी रहेगा कुलविंदर, मैंने बोला ना वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, वो इसीलिए वहां पे मैंने पॉज किया कि वहां से एनर्जी वाला पार्ट डिस्कस करना है। ठीक है चलो, तो आप सर यहाँ पे इस क्वेश्चन पे देख लेते हैं, ये आज के लिए लास्ट रखते हैं, फिर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है, इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 kg, व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन द मून। यानी किसी भी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा, तो मुझे कैसे पता लगेगा। तो सर यहाँ पे सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए वेट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला है वेट बराबर मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है। अब सर वेट बराबर मास इंटू ग्रेविटी है, लेकिन वेट ऑन मून जब निकालते हो तो मून पर जी की वैल्यू कितनी हो जाती है, अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे m इंटू G/6 कर देंगे, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे कुमकुम और जितने बच्चों का डाउट था, बेटा मास कितना दे रखा था, मास दे रखा था 60, जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू होती है 10/6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 × 60 और यहाँ से आपका आंसर आ गया था 100, इसलिए मेरा आंसर यहाँ पे 100 न्यूटन था, डेट्स इट, बस इतना था, ठीक है बेटा। अब देवप्रिया
बेसिक लेवल होगा बेटा, DSSB की बात करें बेसिक है, बहुत ज्यादा हाई नहीं आता, बिल्कुल बेसिक लेवल है, क्योंकि देखो टीचिंग का कोई भी एग्जामिनेशन हो ना, वहां पे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, कोई बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं पूछेगा। सौरभ का डाउट हो रहा है सर डिफरेंस बिटवीन, दैट वुड बी सेम सौरभ, दैट इज वन एंड द सेम थिंग, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है सौरभ सिंह, एक ही चीज है। सो वहां पर भी GSLV का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि देखो 200 से 800 किलोमीटर की रेंज होती है तो हम लोग PSLV के साथ जा रहे होते हैं अनिल। सो क्या बता रहे हैं सर जी, थर्ड में मैं समझा नहीं, कुमकुम आपका डाउट क्या था, थर्ड में क्या, चलिए सर जी सारी हो गई। सर जी की वैल्यू कौन सी यूज होगी यहाँ पे, वर्षा आप 10 ही यूज करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन पर्पस से, अगर आप चाहते हैं तो 9.8 भी करेंगे तो 9.8 की जो वैल्यू है वो 980 के अप्रोक्स आएगा, तो जो कि ऑलमोस्ट आपका सी ऑप्शन से मैच करेगा। सो वहां पे टोटल बेटा ज्योति टोटल 70, है ना, और 70 में से आपको जो टाइम मिलेगा वो आपको मिलेगा 1 घंटा, तो यहाँ पे यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी पूरा नहीं मिलने वाला है। हाँ यस, एनसीईआरटी के लिए सफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे बेटा वेट आपका कहाँ पे 60 न्यूटन कहाँ दे रखा है बेटा, वेट नहीं दे रखा है, यहाँ पे मास दे रखा है कुमकुम, इट्स मास, इट्स नॉट वेट एक्चुअली, राइट। सो यहाँ पे जो मास है, मास दे रखा था 60 से 60 लगाया, दैट्स नॉट वेट, प्लीज गलती मत करना। सो और सभी लोगों के हो गए क्वेश्चंस, चलो। सो ऑलमोस्ट 6,000 विजय, ऑलमोस्ट 6,000 किलोमीटर। सो अलग अलग सैटेलाइट्स का होगा शिल्पा, हमको ना फिर हमें बताना पड़ेगा कि हर एक सैटेलाइट का एक्चुअली वो टाइम पीरियड क्या रहेगा, तो एग्जैक्टली हम कौन से टाइम पीरियड की बात करेंगे वो मैटर करेगा। चलो अरे 11:02 हो गए भाई, दूसरी क्लास भी स्टार्ट करनी है। दैट इज फिक्स बेटा अमन, वो जो जी की वैल्यू कैलकुलेट करी गई तो यहाँ पे अर्थ के लिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकला, इसलिए वहां पे जो वैल्यू है ना बेटा, इसलिए हम लोग 10 मान के चलते हैं। तो कैलकुलेशन किया, एक्सलेशन को चेक किया, एक्सलेशन जो चेक किया वो एक्सलेशन की वैल्यू 9.8 निकल के आई, सिंपल। सो टीयर 2 के लिए वहां पे ना थोड़ा सा लेवल मैं कहूंगा वहां से थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा, राइट अभिषेक, बट यस ऑलमोस्ट सभी पार्ट यहाँ से आपका कवर अप हो जाएगा। चलो सो ऑलरेडी आई एम लेट भाई फॉर अनदर क्लास, तो कल जब मैं आऊंगा तो यहाँ पे मैं केपलर के लॉस बताऊंगा, केपलर के लॉस के बाद हम लोग वर्क पावर एनर्जी डिस्कस करेंगे। चलिए सर फिर मिलते हैं, जहां पे मेंशन नहीं होगी बेटा वहां पे अनन्या हम लोग 10 लेके चल सकते हैं, क्योंकि 10 और 9.8 में बहुत डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम आंसर आएगा, मेरा 980 भी आ रहा है तो 980 से मैं कंपेयर कर लूंगा 100 के पास में, तो यहाँ पे 100 लगा दूंगा, राइट। और किसी डाउट बचा, चलिए सर फिर आज इतना पार्ट सफिशिएंट है, बाकी मेरे ख्याल से सबके डाउट्स क्लियर हो गए हैं, तो मैं चलता हूँ। और सभी लोग ना जो बच्चे आज पहली बार जुड़े उनको बता दूं बेटा, क्लास की PDF अभी मिल जाएगी आपको, बस मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। और हमेशा कोई भी एक्स्ट्रा डाउट हुआ करे ना क्लास के बाद वाले, जैसे अभी आपने पूछे इस तरीके से पूछ लिया करो सभी लोग, तो क्लास में ना कल से मैं 5 मिनट नहीं 10 मिनट का टाइम दे दिया करूंगा क्लास के एंडिंग में, और बीच में तो मैं आपसे पूछता ही हूँ, तो ऐसे रख लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस, मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। ओके देन फिर बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद एंड यस लव यू ऑल, प्लीज टेक केयर।